नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है अपना घर। सूरज को अर्घ देकर सुमित्रा रसोई में आ चुकी थी। नाश्ते और दोपहर के खाने की तैयारी में जुटी हुई थी कि कनिका आई। मुझे आवाज़ दे देती मम्मी, मैं भी आ जाती आपकी हेल्प करने, उसने मासूमियत और पूरी निष्ठा से कहा। तुम तैयार हो? ऑफिस जाना है ना? यहाँ मैं आराम से संभाल लूंगी। नई बहू के आने के बाद भी सुमित्रा को रसोई में काम करना नहीं अखर रहा था। जैसे अब तक बेटे के लिए रसोई संभाली, अब बहू के लिए भी संभाल लूंगी। ऐसी विचारधारा के होते हुए भला परेशानी होगी भी क्यों? मयंक की शादी हुए 9 माह बीते थे। कनिका उसी की पसंद की लड़की थी, विजातीय थी, लेकिन सबको पहली ही मुलाकात में इतनी भा गई थी कि किसी और से ना नुकुर नहीं हुई। पिछले 5 महीने आराम से निकले थे। कनिका चुप ही रहा करती थी, बस होली से ही मदद करने की पेशकश करती, जिसे सुमित्रा अक्सर टाल दिया करती। पतिराजन जी टोकते, उसे भी अपने साथ लगाया करो काम में, वरना कैसे सीखेगी वो कुछ। पर सुमित्रा का कहना था, जितनी देर में उसे समझाऊंगी उतनी देर में तो मैं काम निपटा भी लूंगी। और फिर उसके काम करने का डंग मुझे ना भाया, मैंने टोका और उसे बुरा लग गया। बहुत सी बातें हो सकती है। ठीक भी था, औरतें ऐसी बात मर्दों की अपेक्षाकृत बेहतर समझती है। राजन जी ने पूरे जतन से ये घर बनवाया था, जिसे सुमित्रा ने पूरे मन से सींचा था। शुरुआत में इस पूरे मोहल्ले में उन्हीं की 2 मंजिला इमारत थी। अब तो खैर कई घर बन गए थे, कुछ उनसे भी ऊंचे। ऊपर की मंजिल पर एक किराएदार रखा था शुरू से। चलो कनिका, देर हो रही है, मयंक ने आवाज़ लगाई। मम्मी खाने का डब्बा। सुमित्रा ने सबके लिए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता परोसा। फिर मयंक कनिका को खाने के डिब्बे थमाए। अरे वाह, आज आलू के पराठे, बहुत मन था यही खाने का। मयंक खुशी से नाश्ता करने लगा। तभी कनिका भी आई। आज आलू के पराठे? पर मयंक, तुम तो कह रहे थे कि आज मैक्रोनी खाओगे। मम्मी को बताया नहीं था क्या? कनिका की साफ गोई पर सुमित्रा का मुंह उतर गया। उसने मयंक को आंख के इशारे से कनिका को मना करते हुए भी देख लिया। कनिका चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगी। अपने अपने डिब्बे लिए दोनों ऑफिस चल दिए। तुमने मुझे मना क्यों किया? मैंने ऐसा क्या कह दिया था? कार में बैठते ही कनिका ने प्रश्न किया। मम्मी ने इतने प्यार से आलू के पराठे बनाए थे और तुम हो कि? पर मैक्रोनी खाने की फरमाइश तो तुम्हारी थी ना। और फिर वो माँ है, उनसे अपने दिल की बात नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? मेरे मायके में भी मम्मी से बात करने में इतना नहीं सोचते। कनिका ने फिर मासूमियत से कह डाला। ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है। और फिर हर घर अलग होता है और हर व्यक्ति भी। किसी को जल्दी बुरा लगता है, कोई संवेदनशील होता है तो कोई नहीं। कनिका ने अक्सर गौर किया था कि मयंक अपने घर वालों के समक्ष अलग ही इंसान होता था। शादी से पहले कोर्टशिप के दौरान मयंक का जो बिंदास एटीट्यूड उसे भाता था, वह अब नहीं दिखता था। पहले मयंक कितना स्पष्ट वक्ता था, जो बात सही है उसे कहने में उसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती थी। कनिका की अपनी आदत भी ऐसी ही थी, सो दोनों की खूब घुटने लगी थी। किंतु विवाहोपरांत मयंक बातों को दबे ढके कहता, कमरे में कुछ कहता और बाहर निकलकर कुछ और ही कहने लगता। पिछले हफ्ते की बात है, जब मयंक ने आने वाले लंबे सप्ताह में दोनों के कहीं घूमने चलने का कार्यक्रम बनाया था। कमरे से बाहर आए और मम्मी ने पहले ही कह डाला, अगले हफ्ते गांव चलने का मन है बहू को लेकर। अगर तुम दोनों का कोई और कार्यक्रम नहीं है तो चल सकते हैं, वैसे कोई खास बात नहीं है। कुछ और कार्यक्रम हो तो फिर कभी चले जाएंगे। नहीं मम्मी, हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है, चलते हैं गांव। मयंक का उमक कर कहना कनिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक छोटा सा झगड़ा भी हो गया था उस रात। कनिका का मत था कि गांव चलना है तो चलो, पर मम्मी को बता तो दो कि आपके लिए हमने अपना कार्यक्रम रद्द किया है। ऐसे ही जब कभी कनिका मयंक का कोई काम करने लगती, मसलन उसके लिए
कुछ खास पकाना या फिर उसकी अलमारी ठीक करना, तो सुमित्रा फौरन वहां आ पहुंचती। तुम रहने दो, मैं ही हमेशा से करती आई हूँ, तुम्हें पता भी नहीं कहाँ क्या रखा है। सब कुछ बहुत अच्छा था, किंतु कनिका को अभी तक लगता था कि इस घर में वह एक मेहमान है, उसकी कोई भागीदारी नहीं थी गृहस्थी में। मुझे क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं वर्किंग हॉस्टल में रह रही हूँ। सुबह अपना काम समेटकर ऑफिस जाओ, शाम को लौटकर मैस में खाना खाकर सो जाओ। लगता ही नहीं कि मैं शादीशुदा जीवन बिता रही हूँ। कनिका मयंक से कभी कभार शिकायत किया करती, उफ़्फ़ो, तो शादीशुदा जिंदगी की डोज बढ़ानी पड़ेगी। पर मयंक उसकी बात को अक्सर मजाक में उड़ा देता। साथ में निश्चिंतता में सोते हुए मयंक को देखकर कनिका को विश्वास हो जाता कि गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव केवल स्त्रियों के भाग्य में लिखे हैं। पुरुष तो विवाह उपरांत भी कुंवारे जीवन की लापरवाहियों का आनंद उठा पाते हैं। आज कनिका बहुत खुश थी। आज एक अरसे बाद वह घर में अकेली थी। उसने फौरन कुंवारे समय की अपनी मनपसंद टी शर्ट निकाली, साथ में शॉर्ट्स पहने और दम से बैठ गई ड्राइंग रूम में पसर कर टीवी देखने। फ़ोन पर ऑर्डर कर पिज़्ज़ा मंगवा लिया। बैठी तो टीवी देखने थी, किंतु टीवी देखने की उसकी आदत ही छूट गई थी। शादी के बाद मायके में वह हक से अपने चैनल लगा लिया करती थी, लेकिन यहाँ सबके अपने अपने कार्यक्रमों का समय बंधा था। इसमें उसके लिए गुंजाइश ही नहीं थी। खैर, वह इतनी छोटी छोटी बातों की शिकायत नहीं किया करती। वह खुश ही रहती थी क्योंकि परिवार अच्छा था। एक कप गर्मा गर्म कॉफ़ी पीकर वह अपने लैपटॉप पर एक बचपन की सहेली को ईमेल लिखने बैठ गई। नहीं, ईमेल में वह अपनापन कहा जो कागज और कलम में है। सोचकर वह एक कागज पर पत्र लिखने लगी। प्यारी रीना, आज मैं बहुत खुश हूँ और खुश होते ही तुम्हारी याद आई, सो तुम्हें पत्र लिखने बैठ गई। तुम सच ही कहती थी कि शादी के बाद पूरा जीवन उलट पुलट हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है, भले लोग हैं, पर फिर भी शुरुआती दिनों की हिचकियाँ मुझे भी आती है। हंसो मत, ये पूछो कि आज मैं बहुत खुश क्यों हूँ। वह इसलिए क्योंकि आज मैं एक पंछी की भांति स्वच्छंद अनुभव कर रही हूँ। शादी के इतने महीनों बाद आज मुझे लग रहा है कि ये मेरा अपना घर है। जो चाहे पहनो, जैसे चाहे बैठो, जहाँ चाहे खाओ। आखिर एक लड़की को शादी के पश्चात इतने बंधनों में क्यों बंधना पड़ता है। सोचती हूँ तो बहुत गलत लगता है ये सब, पर फिर दोबारा सोचती हूँ तो लगता है चलो, ऐसा सभी के साथ होता आया है। मैं कौन सी अनोखी हूँ। धीरे धीरे मैं भी इस गृहस्थी का हिस्सा बन जाऊंगी। मनपसंद पका सकूंगी, मन माफिक इस घर को सजा सकूंगी। कनिका लिखने में मगन थी कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज़ से वह चौंक पड़ी। सिर उठाकर देखा तो सामने सुमित्रा खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थी। कनिका इसलिए कि अचानक सुमित्रा कैसे प्रकट हो गई, और सुमित्रा कनिका के कपड़े देखकर, मम्मी आप, पर आप तो शादी में गई थी ना। मेरे पास एक चाबी होती है दरवाजे की, कुछ काम से घर आना पड़ा, अभी फिर जाना है। सुमित्रा की असहजता से कनिका को अपने कपड़ों के प्रति और भी सचेत कर दिया। वह आनन फानन में अपने कमरे में भाग गई। सुमित्रा ने एक गिलास पानी पिया और वहीं सोफे पर बैठ गई। जब कनिका कपड़े बदल कर आई, सुमित्रा अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो कहती हुई चली गई। कनिका का सारा उत्साह काफुर हो गया। वह बुझे मन से दरवाजे की चिटकनी लगा टीवी देखने लगी और सहेली को लिखा पत्र फाड़ कर रद्दी की टोकरी के हवाले किया। सप्ताहांत की सुबह नाश्ते के पश्चात सुमित्रा ने मयंक और कनिका को अपने कमरे में बुलाया। मैं सोच रही हूँ ऊपर की मंजिल किराए पर न देकर तुम दोनों को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, कैसा रहेगा। इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से दोनों हैरान रह गए। एक दूसरे की तरफ ताकते हुए पूछने लगे, क्यों? कोई खास कारण नहीं है, बस यूं ही। तुम दोनों को कोई आपत्ति हो? सोचती हूँ हमने अपनी गृहस्थी संभाली, तुम अपनी संभालो। ऊपर नीचे रहने के पास बने रहेंगे,
ज़रूरत में एक दूसरे के काम आएंगे और अपनी अपनी स्वतंत्रता भी बनी रहेगी। आखिर जहाँ अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी सको वही है अपना घर। कहते हुए सुमित्रा अपनी अलमारी की सफाई में व्यस्त हो गई। कुछ पल वहीं बैठ मयंक और कनिका अपने कमरे में चले आए। दोनों ने विचार विमर्श किया। अपनी गृहस्थी स्वयं संभालने में काम तो अवश्य बढ़ेगा, किंतु आज़ादी भी होगी। जब चाहे मित्रों को घर बुला लो, कुछ भी पकाओ खाओ या फिर बस बाहर से ऑर्डर कर दो। घर में बुजुर्ग होते हैं तो उनके लिए घर का खाना तो बनाना ही पड़ता है। नज़दीक रहने से उनका ध्यान भी रखा जा सकेगा। हर तरीके से यह प्रस्ताव जच रहा था, किंतु माँ को अचानक हुआ क्या? मयंक अब भी हैरत में था। मैं भी यही सोच रही हूँ, हमारी कोई बात बुरी तो नहीं लग गई? अकेले में पूछकर देखूं? कनिका ने मयंक से स्वीकृति मांगी। एक शाम चाय पीते हुए जब कनिका और माँ घर में अकेले थे तो कनिका ने मौका पाकर पूछ लिया, माँ, आपने हमें अलग करने का निर्णय क्यों लिया? हमसे कोई गलती हो गई क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? कि मैं तुम दोनों से नाराज़ नहीं हूँ, पर मेरा कहना गलत भी नहीं। तुम्हारा भी मन करता होगा अपने तरीके से घर सजाने का, अपने तरीके से रसोई पकाने का। हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं अपनी गृहस्थी को लेकर, उन्हें पूरा करने का यही समय है। फिर बाल बच्चे हो जाएंगे तो पूरी तरह व्यस्त हो जाओगी। अच्छा है कि तुम भी अपना घर बनाने की सुखद अनुभूति ले लो। फिर कुछ सोचकर आगे बोली, अपने मन की कोई भी बात तुम मुझसे बांट सकती हो कनिका, और तुम्हारी सहायता मैं ही कर सकती हूँ, तुम्हारी कोई सहेली नहीं। इतना कहते हुए वे उठकर रसोई में चली गई। उधर सुमित्रा रात के खाने की तैयारी करने में उलझ गई और इधर कनिका विचारों के ताने बाने में उलझी सोचती रही कि माँ ने ऐसा क्यों कहा। दिनों के क्रमों को उल्टा फिराते हुए वह उस दिन तक पहुँच गई जब सब शादी में गए हुए थे और वह टी शर्ट व शॉर्ट्स पहने अपनी सहेली को एक पत्र में मन की बातें लिख रही थी। तभी सुमित्रा आ गई और कनिका अपना अधूरा लिखा पत्र वहीं ड्राइंग रूम में छोड़ कपड़े बदलने अपने कक्ष में चली गई थी। जरूर माँ ने वह पत्र पढ़ लिया होगा। कनिका को बहुत लज्जाजनक प्रतीत होने लगा, परंतु यह सुमित्रा की उदारता रही कि उन्होंने फिर इस विषय को कभी नहीं छेड़ा। पूरा साथ निभाते हुए दोनों को ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट करवाया। शुरुआती कुछ दिन गृहस्थी बसाने में मदद की, यहाँ तक कि रसोई पकाने में भी सहायता की। फिर धीरे धीरे सब अपनी दिनचर्या में खो गए। आज कनिका और मयंक ऊपर की मंजिल में रहते हुए सारे काम खुद ही संभालते हैं, लेकिन साथ ही पूरी स्वच्छंदता भी मिली है। अब कनिका और मयंक पहले से अधिक जिम्मेदार हो गए हैं। अपने घर के साथ साथ माँ पिता के घर की भी कुछ जिम्मेदारियाँ जैसे बिल जमा कराना, सब्जी लाना आदि संभालते हैं। कनिका को जैसा मयंक पसंद आया था, अब घर में मैं वैसा ही रूप दिखता है उसका। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी निभ रही है। सुमित्रा के एक कदम से आज कनिका उनके और भी करीब है। वह अक्सर सोचती है, कितना सही कहा था उन्होंने, जहाँ अपनी मर्जी से जिंदगी जी सको वही है अपना घर। और उसको अपना घर बनाने और बसाने का पूरा श्रेय वह सुमित्रा को देती है। तभी तो उसने घर का नाम रख दिया सुमित्रा निवास। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।